शास्त्र। और नैतिकता किसको कहेंगे? नैतिकता का मतलब जो है जीना उन स्वभाव जिसको हमने शब्द इस्तेमाल किया था मूल स्वभाव, बराबर ना। इसका मतलब नैतिकता क्या हो गई? आंतरिक हो गई, बराबर है ना। और नीति शास्त्र क्या हुआ? बाह्य हुआ। इसको बाह्य इसलिए बोला गया क्योंकि ये हमने पाया समाज के द्वारा, है ना। हिंदुस्तान में भारत में पैदा हुए हो तो भारत के समाज का तुम्हारे ऊपर नीति शास्त्र क्या हो जाएगा? आरोपित हो जाएगा। अमेरिका में पैदा होते तो वहाँ के सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए हम बाध्य होते। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, जहाँ पर भी आप पैदा होते तो वहाँ के समाज के पैरामीटर्स को हम लागू करते अपने जीवन में या सामाजिक जीवन में। अब हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो यहाँ के सामाजिक नियमों को पालन करने के लिए हम बाध्य हैं, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नैतिकता होती है व्यक्तिगत या व्यक्तिश, इंडिविजुअल हो गया, है ना। और नीति शास्त्र क्या होता है भाई? सामाजिक। लेकिन किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन, है ना, शुरुआत होगा किससे? तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है मैंने, किसी भी प्रकार का सामाजिक बदल अर्थात नीति शास्त्रीय परिवर्तन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जहाँ पर मैं अंडरलाइन किया हूँ, समझ में आ रहा है। तो किसी भी प्रकार का नीति शास्त्रीय बदल या परिवर्तन की शुरुआत जो है नैतिक व्यक्ति से ही होती है। और फिर हमने सती प्रथा का एग्जाम्पल दिया था, है ना। अब कोई व्यक्ति अगर, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि नीति शास्त्र, कोई नीति शास्त्रीय परंपरा रूढ़ी समाज के अंदर मौजूद है, और कल भी बतलाया था कि स्थल, काल और परिस्थिति, इनके अनुसार हर व्यक्ति और हर समाज क्या होता है भाई? बदलता है। तो 1823 या 26 तक राजा राम मोहन राय को ये लगा होगा कि सती प्रथा उपयोगी है समाज के लिए, है ना। तो ये एक कारण हो सकता है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि 1823 के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय को ये प्रथा अमानवीय लगने लगी। तो हो सकता है उनकी समझ विकसित ना हुई हो इस प्रथा के बारे में, है ना। समझ विकसित न होना भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि उनके अंदर इस प्रथा का विरोध करने की शारीरिक या मानसिक क्षमता ना हो, है बात ध्यान में। तीसरा कारण ये हो सकता है कि घर परिवार के लोग, अगर मान लीजिए कि आप इधर से गए और इस लेक्चर का बहुत प्रभाव हो गया आपके ऊपर, और आपने घर जाकर घोषणा कर दी कि बस मैं अभी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, दुनिया से करप्शन हटाऊँगा, आप, है कि नहीं। तो घर वाले क्या कहेंगे आपको? तो ज़रा उत्तर आपको लगभग 90% अपेक्षित है, क्योंकि हमारे परिवारों के मेंबर या हमारा परिवार नहीं चाहता, है ना, कि करप्शन हटे कि ना हटे। करप्शन हटे हम सब चाहते हैं, बराबर है ना। कोई नहीं चाहता, तुम चाहते हो कि नहीं चाहते? तुम भाई आप चाहते हैं, लेकिन फिर हमसे शुरुआत क्यों नहीं करते? सब चाहते हैं, दिली इच्छा है हमारी कि करप्शन हट जाए समाज से, अनैतिक आचरण हटे समाज से, समाज में कोई रावण किस्म का इंसान न रहे। कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। सवाल यह है कि फिर अपने से हम क्यों नहीं शुरू करते? तो प्रॉब्लम यह है हमारा, तो हमारी समझ, हमारी क्षमता,
क्योंकि हमारे माँ बाप का, हमारे परिवार का हम पर ही भरोसा नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं। नंबर एक कारण ये हो सकता है ना। तो क्या है भाई, तो विश्वास नहीं है आपके ऊपर, पहला कारण तो यही हो सकता है कि नहीं। दूसरा कारण ये हो सकता है आप अकेले ही है घर में, या आपकी बहन है, भाई है, तो करप्शन के खिलाफ अगर आप लड़ने गए तो इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े डाकू है, इतने बड़े चोर उचक्के हैं, करप्शन करने वाला सीधा सीधा आदमी होगा क्या? नहीं होगा। जो आदमी 4 पैसे इतरत्र मार्ग से कमा रहा हो वो इतना सीधा तो नहीं होगा। तो घर वालों को, परिवार वालों को चिंता ये है कि इतने ताकतवर लोगों के साथ में अगर आपने पंगा ले लिया तो आपका क्या हो सकता है ना, मर्डर हो सकता है। कितने आरटीआई कार्यकर्ताओं को लोगों ने सुला डाला ये भी मालूम है आपको, है ना। तो इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की केस आपने सुनी होगी, जब पहली बार आरटीआई आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट आया। ये बिहार में बड़े इंजीनियर थे और बिहार में कैसे खेल चलता है सब जानते हैं। और ये इंजीनियर आदमी था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीएंडसी का मतलब जहाँ रोड वगैरह बनती है सरकारी स्तर पर, उस डिपार्टमेंट में यह आदमी जो है अच्छी पोजीशन पर था, जिसके आँखों के नीचे से ही ये सब काम होते थे। और इंजीनियरी अगर भ्रष्टाचारी हों तो पूरा नेक्सस या नेटवर्क जो है कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये नेटवर्क का बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो यही प्रयास सत्येंद्र दुबे ने किया था, लेकिन उनका क्या हो गया भाई, मर्डर हो गया। तो आपको सिनेमा में भी दिखाया जाता है ना, तो नायक एकदम हीरो की तरह है ना, और उसके खिलाफ फिर अमरीश पुरी या उनके 50,000 2,000 साथीदार, है ना, लाखों से जो है आपको जो है उनके जो है मसल पावर वाले लोग रहते हैं, है ना। फिर सनी देओल जो एक की भुक्की में लाखों को मार डालेगा, इधर भी गोली लगेगी फिर भी बचेगा, है ना। और अंत में क्या बताया जाता है, हैप्पी एंडिंग बताया जाता है। अमरीश पुरी को आधा फुट गए, है ना, ज़मीन के नीचे गाड़ के आता है हीरो। इसी को सिनेमा बनाया था हमने नायक, है कि नहीं, है ना। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनता है एक दिन का, तो लड़की का पिता कहता है कि भैया यह आदमी पागल हो गया है, इसको छोड़ के तेरी शादी किसी और से करा देता हूँ, है ना। अगर डायलॉग याद है आपको, इसका मतलब क्या है, तो परिवार वालों को आपके सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों के खिलाफ लड़ने जा रहे हो जो बड़े ताकतवर है, पैसा से, मसल पावर से, शस्त्रों से, कॉन्टैक्ट से, सभी चीज़ों से, समझे कि नहीं। ये कारण असुरक्षा हो सकता है, और बहुतांश घरों में यही एक कारण है। विश्वास तुम्हारे ऊपर नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अपने बेटा बेटी को लेकर हर माँ बाप चिंतित हो सकता है, हर परिवार का मेंबर चिंतित हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। अभी आपके नहीं हुए हैं इसलिए आप नहीं समझ सकते इस बात को, जिनके हुए हैं उनको पूछिए, है ना। अपना फ़ोन वोन गायब, है ना, बंद करके जो है किसी वीरान जगह पर बैठ जाइए घंटा 2 घंटा, और इन 2 घंटा में देखिए आपके प्रति आपके परिवार वाले जो है किस किस को फ़ोन करके, किस किस के घर में आप हो कि नहीं, सुरक्षित हो कि नहीं, ढूंढ कर आएंगे कि नहीं आएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके प्रति विश्वास होने के बावजूद भी इस असुरक्षितता के कारण जो है हम लोग आगे नहीं आते, है ना। तो सबको लगता है कि देश में नैतिक कार्य हो, देश में सब कुछ अच्छा हो, घर में सब कुछ अच्छा हो, शहर में सब कुछ अच्छा रहे, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें भी पारिवारिक स्तर पर आदमी को क्या करती हैं, है ना। तो कहने के लिए कहा जाता है कि भाई शिवाजी पैदा हो आज की तारीख में, ऐसा सबको लगता है, लेकिन हमारे घर में ना पैदा हो, है ना, बगल वाले के घर में पैदा हो गया तो चलेगा। क्योंकि हमारे घर में पैदा हो गया, मान लीजिए कि किसी तरह इन, है ना,
डाकू है ना तत्वों से या बदमाश तत्वों से आप बच भी आ गए तो आपके परिवार वालों को अगवा कर लेगा, आपके परिवारों पर बम वर्षा कर देगा, जैसे नायक सिनेमा में किया है कि नहीं। तो किसी ना किसी तरीके से एन केन प्रकारेण आपको जो है ये तत्व अपना कृत्य करने के है ना लिए जो आप आड़े आ रहे हो उनके कृत्यों में, वहाँ से हटाने का किसी न किसी रूप में प्रयास करते रहेंगे। तो हमारे परिवार वाले ये सोचते कि भैया सुखी जीवन शांतिपूर्ण जीवन चल रहा है, हमारे जीवन में तुम्हारी जिद के कारण अगर भूचाल आ गया तो ये कहाँ की समझदारी है ना। तो परिवार अपनी सुरक्षा से भी चिंतित है और आपकी सुरक्षा से भी चिंतित है। तो हमारे देश में ये सारी अनिष्ट प्रथाओं का उच्चाटन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है ना। और दूसरा, आप अधिकार विहीन हैं, आपके पास क्या अधिकार है ना। आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, कलेक्टर है, कमिश्नर है, एसपी है, डीसीपी है, एसीपी है, तो आपके पास एक पावर का सुरक्षा चक्र होगा, तब आप कर सकते हैं। तो जैसे दया नायक किया, ऐसे कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है या कई ऐसे ईमानदार अफसर भी है कि जिन्होंने ये काम किया, लेकिन आप निहत्ते हैं। अब इमेजिन करिए जरा सा कि गांधी 1915 में देश में आए, वो थे बैरिस्टर, और बैरिस्टरी भी छोड़ दिया इस आदमी ने, नहीं समझे। तो गांधी से ज़्यादा तकलीफ जो है उनके परिवार वालों को हुई। तो कस्तूरबा जो है वो कभी सुखी नहीं रही गांधी से, क्योंकि इस आदमी के फैसलों ने हमेशा कस्तूरबा को चिंताग्रस्त कर दिया, है ना। इनके बेटा बेटी इनसे कभी भी जो है खुश नहीं रहे, क्योंकि सिद्धांतवादी लोगों का बेटा और बेटी बाप से या माँ से कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो कितना तकलीफ गांधी को हुआ होगा, हम समझ सकते इस बात को। और भारत की आज़ादी प्राप्त करना था, छोटा मोटा कोई करप्शन हटाना नहीं था। यहाँ पूरा सिस्टम वाइसराय से लेकर चपरासी तक भ्रष्टाचार में संलिप्त था। ऐसी प्रथा को हटाने के लिए एक अकेला आदमी लकड़ी लेकर बगैर किसी पावर के क्या हुआ, है ना, आगे आया। तो पावर से सब कुछ हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर असुरक्षितता का जो माहौल आपके चारों तरफ पैदा होगा, उसको रेजिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फायदा उस पद का, उस सुरक्षा तंत्र का आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा ना। आप अगर ऑफिस में हो, ड्यूटी पर है, और आपका परिवार आपके बंगले में है, तो बंगले पर भी बम बरसाव हो सकता है ना। लेकिन आप ऑफिस में हैं और आपने अगर अपने ही डिपार्टमेंट के 10 हवालदारों को अपने परिवार और अपने घर की सुरक्षा के लिए रख दिया, तो आपको जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सामान्य आदमी अगर ऐसे तत्वों से पंगा ले तो उसके परिवार की जवाबदेही कौन लेगा। तो गांधी के परिवार के सुरक्षितता की जिम्मेदारी किसने ली होगी। तो परिवार तो ऐसे ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि ना इस आदमी के पास में पावर था, ना इस आदमी के पास में कोई ओहदा था, और ना ही यह बड़ा सा लीडर था। एक जमतेम 1915 में आया हुआ आदमी और सत्याग्रह का प्रयोग 1918 में अगर करने लगा तो कितनी बड़ी रिस्क उठाया होगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारे परिवार वालों को हमारी सुरक्षा के प्रति जो रिस्क लगता है या इसमें जो रिस्क फैक्टर है, इसके कारण इधर से जाने के बाद तुम्हारे गलपट पर एक पड़ेगी और बोलेंगे भैया चुपचाप पढ़ाई करना है तो कर, नहीं तो दूसरा कुछ कर ले, ये धंधा बंद करो। बराबर है कि नहीं। कोई नहीं कहेगा तुमको। इसीलिए राष्ट्र भक्ति को सभी प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे घर में राष्ट्र भक्त पैदा हों, बहुत कम माएँ होती है भगत सिंह के माँ की तरह या शिवाजी महाराज के माँ की तरह, कि जो चाहती हैं कि मेरा बेटा असुरक्षितता के माहौल में पले बढ़े, ताकि समाज के लिए ऐसी सुरक्षा का चक्र वो निर्माण कर सके जिसको भेद पाना
किसी भी बुरी ताकतों के लिए आसान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो भगत सिंह की माँ कहती है कि है ना, मैं बहुत अभागी हूँ कि एक ही बेटा मेरे है ना घर में इस तरीके का पैदा हुआ, ऐसे हजार होते तो देश पर कुर्बान कर देती। और मुगलों के खिलाफ जीजाबाई ने जो है शिवाजी महाराज को बड़ा ट्रेंड किया। पहला गुरु कौन था शिवाजी महाराज का? तो जीजाबाई थी। बाद में दादोजी कोंडदेव आए। समझ में आ रहा है? तो बचपन में कहते हैं कि झूठ बोले थे शिवाजी महाराज, एक बार तो गरम रेती करके जो है जीजाबाई ने उनके मुंह में डाला था। तो ऐसे खतरनाक माँ बाप जो हैं आजकल नहीं रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए राष्ट्र भक्त भी पैदा नहीं हो रहे और ना राष्ट्र रहेगा ना भक्ति रहेगी। और इसीलिए देश को बाहर से कोई है ना खतरा नहीं है हमको। और पिछले 5000 सालों में भारत की मानसिकता यही रही है। कल मैंने कहा है आपको कि आर्य आए, हून आए, शक आए, कुषाण आए, मुगल आए, मंगोल आए, तुरानी आए, ईरानी आए, अफगानी आए, उसके बाद पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए। सबने हमको 5000 वर्षों की संस्कृति में लूटा। तो एकमात्र लूटने का कारण था कि हमने राष्ट्र भक्ति से ज़्यादा अपनी असुरक्षा को महत्व दिया। और अपने हितों को सुरक्षित करने में जो देश लगा हुआ होता है, उस देश का भविष्य अंधकार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो राजा राम मोहन राय जैसे, महात्मा गांधी के जैसे से 3-4 रत्न पैदा होते हैं कुछ समय के बाद, हजारों वर्षों के बाद। तो राजा राम मोहन राय पैदा हो गए। तो जो लाइन हमने लिखवाया था, अब ये कंसेप्ट है। कहने का मतलब नीति शास्त्र सामाजिक प्रथाओं के काल बाह्य होने के बाद, लेकिन सबको लगता है कि सामाजिक प्रथाएं जो है कितनी नालायक है ना। इन प्रथाओं का कोई कारण नहीं है। लेकिन उन समाज से या उस समाज से उन प्रथाओं को हटाने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। और जो भी आदमी इसमें प्रयास करता है उसे क्या करना पड़ता है भाई? संघर्ष करना पड़ता है। तो पहला लाइन जो अंडरलाइन किया था वो क्या था? जरा पढ़ के सुनाएंगे हमको। पहला लाइन, ना 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 ना, जो अंडरलाइन किया है आपने। हाँ, अब रुक जाओ, क्या बोला? उसके पहले वाला फुल स्टेटमेंट बताओ, पूरा स्टेटमेंट बताइए। है ना? नहीं पता? यहाँ पर हमने लिया कि वो उस वक्त विधि और नीति शास्त्र के बीच संघर्ष की स्थिति विद्यमान थी। अब बात आती है विधि और नीति शास्त्र की। जैसे मैंने कहा कि राजा राम मोहन राय नैतिक थे कि नीति शास्त्रीय व्यक्ति थे। अब यहाँ बात आती है इस एग्जाम्पल की, है ना। तो मैंने सारा बेसिक समझा दिया। और हम लोग है ना क्यों इस तरीके से, तो समझ है, क्षमता है, परिवार है। अब क्षमता में मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं का उल्लेख करना जरूरी है। मान लीजिए बहुत ईमानदार लड़का है लेकिन उम्र 9 साल की है ना, और उसके सामने उसकी माँ का रेप हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, है ना, शारीरिक तौर पर। लेकिन मानसिक तौर पर यह घटना उसको अंदर से क्या कर देगी। और वहाँ से उसने ठान लिया कि जहाँ जहाँ है ना रेप होगा, उस रेपिस्ट को मैं आज के बाद में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उस वक्त से नहीं, है ना, 15-20 साल का हो जाएगा, मतलब 12 साल के बाद में। और शपथ कब खाई थी? 12 साल पहले। किस तौर पर? मानसिक तौर पर, है कि नहीं। और बाद में 12 साल के बाद में वो हो जाता है अपरिचित।
है ना, अपरिचित सिनेमा देखे कि नहीं, तो ऐसे नॉर्मल इंसान हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर इस तरीके का क्या होगा तो वहाँ पर फिर बाल खोलेगा। और आखिरी सीन तुमको पता है स्टेडियम का, समझ में आ रहा है क्या नहीं? ऐसा आदमी अगर किसी तय से में आ जाए, क्योंकि ये घटना अब अपरिचित में क्या हुआ है, उसकी बहन मर गई थी इलेक्ट्रिक करंट लग के, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोगों ने बरसात आने के बाद टूटी हुई तार को नहीं हटाया, है ना, कैजुअल अप्रोच दिखाया। और वो और उसकी बहन स्कूल से आ रहे और छपाक छपाक पानी में, छोटा बच्चा छोटी बच्ची थी, है ना, तो तार का करंट उस पानी में आया, लड़की मर गई। उस आदमी को उस घटना का सदमा इतना भयंकर लगा कि सरकारी जो ये करप्शन चल रहा है उसके कारण छोटे छोटे बच्चों की जान, और उस जान की कोई कीमत, फिर दवाखाने लेकर जाता है तो डॉक्टर का बिहेवियर उसमें दिखाया गया आपको। उसके बाद वो सरकारी तंत्र की इस मशीनरी के खिलाफ हो जाता है जहाँ जहाँ इस प्रकार का करप्शन। तो मानसिक तौर पर अंदर से उस इंसान की मानसिकता को इस घटना ने, है ना, क्या कर दिया, भयंकर तरीके से उद्वेलित कर दिया। एक ज्वालामुखी फटता है उसके अंदर, लेकिन उस वक्त भी कर सकता था ये, लेकिन शारीरिक बल नहीं था, है ना, महज 10-12 साल की उम्र रही होगी, लेकिन उसके बाद जब बल आता है तब, है ना, तो पूरा एकदम जो है हनुमान जी दिखाया गया आपको, है ना, फिर बाल खुल जाते हैं और वो दूसरे ही, है ना, फेज में चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो राजा राम मोहन राय के साथ भी यही हुआ। जब इनकी, है ना, बाप मरा तो माँ सती पर चढ़ता हुआ इस आदमी ने देखा। उसके बाद भाई और उसकी बीवी यानी भाभी ने पाला, और है ना, भाई भी मर गया कुछ समय के अंतराल में, तो भाभी को भी सती, है ना, चढ़ते हुए देखा। उसी दिन इस आदमी ने कसम खा ली थी, महज 9 साल की उम्र रही थी किसकी, राजा राम मोहन राय की, जब ये 2-2 सदमे इस आदमी को लगे। अब 9-10 साल की उम्र में यह आदमी सती प्रथा को तो नहीं हटा सकता था ना, है? इसलिए परिपक्व होने के बाद मानसिक प्रहार, ये भी दूसरा अपरिचित ही था, बस वो फिल्माया गया, और ये रियल, है ना, हिस्टोरियन और हीरो है। और जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से समता में आए, और आप जानकर हैरान होंगे कि हिब्रू भाषा सहित राजा राम मोहन राय कम से कम देश दुनिया की 29 भाषाओं को बोल सकते थे। इतना पढ़ा लिखा इंसान है, स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ा, क्योंकि उस जमाने में राजे महाराजे ऐसे ब्राइटन स्टूडेंट को अपने, है ना, पैसा से, तो हमारे यहाँ पर शाहू महाराज ने स्कॉलरशिप दिया था डॉक्टर अंबेडकर को, है ना, ऐसा ही बंगाल प्रांत के जो नवाब रहे, उन्होंने राजा राम मोहन राय की प्रतिभा को देखने के बाद उन्हें जो है पैसा से सहायता करी। और यह आदमी जो है इतना भयंकर कि हिब्रू दुनिया की सबसे कठिन भाषा में भी बोल सकता था, समझ सकता था, लिख सकता था, बड़ा विद्वान आदमी था। लेकिन ये बचपन में जो सदमा लगा इसको नहीं भूला, पढ़ लिख लिया, प्रोफेसर की प्रिंसिपल भी बने, कई स्कूलों का स्थापना भी किया, और पैसा से, दिमाग से, सोच से जब परिपक्व हो गए तब 1823 में इसके पीछे लगे। इसलिए बेटा, क्षमता जब तक नहीं ना आपकी, तब तक ना तो समाज सुनेगा, चाहे आपका स्वभाव कितना भी अच्छा हो, जो भी काम आप कर रहे हो उसके पीछे आपकी भावना कितनी भी सकारात्मक क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि सामाजिक मान्यताओं में जो भी पोजीशन को एक सामाजिक मान्यता प्रदान है उस पद को हासिल करो, है ना, और उस पद को हासिल करने के बाद अपने आप सामाजिक प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उस पद का महत्व है। और फिर 10 लोग आपकी बात सुनेंगे। समझ में आ रहा है?
तो गांधी ने भाषण नहीं दिया। अब दो तरीके आपके पास, या तो आप कोई पद प्राप्त करके अपने आप को सिद्ध करो, या फिर कोई ऐसा यूनिक विचार आपके पास चाहिए कि जो 100 सालों के भारत के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया हो। तो गांधी जब आए हिंदुस्तान में, शारीरिक रूप से आदमी कमजोर था, है ना, और दूसरा बैरिस्टरी छोड़ दिया था तो पद भी नहीं था। अब पद नहीं रहेगा तो पैसा भी नहीं रहेगा। लेकिन इस आदमी के पास आइडियोलॉजी थी, और जो आइडियोलॉजी आज तक पूरे भारत के इतिहास में किसी ने नहीं अपनाई। मुगलों तक तो युद्धों का इतिहास है हिंदुस्तान में, 1920 तक तिलक के काल तक भी युद्धों का ही इतिहास है आधुनिक भारत के इतिहास में। लेकिन 1920 के बाद में ये कोई आदमी पैदा हुआ और जिसने युद्ध की नीति को पूरा उलट दिया। ईस्ट एंड वेस्ट हो गया, है ना, चित या पट दोनों में से चुनना हो तो एक ही चुनना है। तो 1920 तक तिलक ने क्या किया, है ना, इसी बात पर बूढ़े कांग्रेस के नेता और तिलक, इसलिए इनको गरमपंथी कहते हैं, मराठी में जहालवादी कहते हैं। तो तिलक कहते थे कि भैया कुछ भी हो जाए, इनके कनपट्टी पर देना पड़े तो चलेगा यहीं पर। और बूढ़े लोग कहते थे कि ऐसे ब्रिटिश नहीं मानेंगे, तुम जितना इनके खिलाफ हिंसा करोगे या तैसे में आकर कुछ उल्टा सीधा करोगे, वो उतने ही दुगनी गति से बदला लेंगे। लेकिन गांधी ने कहा तुम दोनों गलत, है ना। तीसरा मार्ग अपना लिया अहिंसा का, और सिर्फ, है ना, निष्क्रिय अहिंसा नहीं थी, सक्रिय अहिंसा थी। ऐसे इतिहास लिखो GS1 के पेपर में, गांधी के ऊपर अगर सवाल आता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, कोई किताब कॉपी पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई। आप थोड़ा सा भाषा को समझ ले, थोड़ा सा थॉट को समझ ले, थोड़ा सा थॉट को प्रोसेस करें, लेकिन अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये डिमांड तो आप अगर पूरी करते ही UPSC की, तो मात्र 10 किताबों में आप IAS या IPS हो सकते, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा, है ना, कि यहाँ पढ़ने से ज़्यादा तुम्हारे सोच पर UPSC फोकस करता है, क्योंकि इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी का आकलन करना संभव हो जाता है आसानी से UPSC को। अब तुम गांधी पढ़ोगे, किताबों से बहुत पढ़ लिया गांधी, 10वीं तक हम लोगों ने गांधी पढ़ा, और पढ़ा क्या, 10 साल लग गए हमको गांधी समझने में, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये पहली बार तुम समझ लिए। तो गांधी पढ़ लिया 10 साल, वो तो बेकार हो गया तुम्हारा, क्योंकि हमारा गांधी के प्रति कोई थॉट नहीं बना। तुमको सिर्फ इतनी जानकारी है कि इनको महात्मा गांधी कहते और इन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ा काम किया, बस, जो हम नहीं कर सकते, है ना। गांधी चरित्र का विश्लेषण करने में हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्यों अकेला गांधी नोट पर छपा, इसके पहले लीडर नहीं थे क्या, या गांधी के काल में कोई लीडर नहीं थे क्या। वल्लभ भाई पटेल थे, कल ही पूरा इतिहास बता दिया, है ना। मोतीलाल नेहरू थे, खुदीराम बोस थे, पंडित दीनदयाल, सॉरी क्या कहते, मदन मोहन मालवीय थे, कितने सारे लीडर थे। मुसलमान थे, पारसी थे, हिंदू थे, ईसाई भी थे कुछ। फिर सबको गांधी जैसी प्रतिष्ठा क्यों नहीं प्राप्त देता हुई इतिहास से, क्योंकि गांधी विचार हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। ऐसे शब्द आने चाहिए जब हम निबंध लिखते हैं, जब हम इतिहास लिखते हैं GS1 में। बाकी कौन है, व्यक्ति है, तो फर्क पता चल गया। पूरे इतिहास में जितनी पर्सनालिटी है, ये लाइन जो तुमने लिखा कि गांधी मात्र व्यक्ति नहीं है, वह विचार है ना। तो इस लाइन से जितने इतिहास में हिस्टोरिक हीरो हैं या नेशनल हीरो है, वो गौन नहीं हो गए, लेकिन एक कदम हमने इस स्टेटमेंट के कारण गांधी से उनको क्या कर दिया, नीचे कर दिया। जरूर तुम्हारे लिखान से ये बात इवैल्यूएटर को समझ आती है, यार इस आदमी के पास सेंस है। औरों को गाली नहीं दे रहे हम लोग, क्या औरों की कमियां नहीं लिख रहे, लिखने का कोई हक भी नहीं आपको अपने, है ना, स्तर पर।
अपने अपने स्तर पर सभी ने इस देश को आज़ाद करने के लिए प्रयास किया। कोई कम ज़्यादा आंकने वाली बात नहीं है, जितने भी नेशनल हीरो है जिन्होंने इंडिपेंडेंस का आंदोलन लड़ा, लेकिन गांधी इन सब में बेहतर और विशिष्ट क्यों थे, तो इस एक लाइन में पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसीलिए गांधी सर्वमान्य है, न केवल भारत में, बल्कि अगर आज विश्व अहिंसा दिवस हम मना रहे हैं तो वह गांधी विचार के द्वारा अहिंसा का पूरी ताउम्र किया गया क्या है? तपस्या है। हमको नहीं मालूम। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए पूरा इतिहास दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, वही संदर्भ नहीं है। जब संदर्भ आएगा तब वो भी इतिहास बताएंगे आपको। चिंता क्यों करते हैं? इतिहास जो है मैं जब पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा पूरा दृष्टि बदल जाएगा, है ना। गोडसे ने क्यों मारा, अब 3-4 सिनेमे बन चुके हैं इसके ऊपर। गोडसे कहता है मैंने गांधी को नहीं मारा। वही तो कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ये सिनेमा का आया क्यों कि मैंने गांधी को नहीं मारा। गांधी को नहीं मारा ना भाई, तो यही तो बात है। तुमने किसको मारा? विचार को खत्म करने का प्रयास किया। मिल गया उत्तर। हमने क्या बताया था? पहला स्टेटमेंट, गांधी मात्र व्यक्ति नहीं है, गांधी क्या है? विचार है। और गोडसे कहता है कि मैंने गांधी को नहीं मारा। बिल्कुल सही बात है, गांधी तो आजीवन अमर है, मरने के बाद भी नोटों पे छप रहा है। समझ में आया? लेकिन तुमने व्यक्ति हत्या भी की और वैचारिक हत्या भी की। समझ में आ रहा है? तो गांधी से कोई बड़ी दुश्मनी थी गोडसे की, ऐसा थोड़ी है ना। विचारों के प्रभाव को समाप्त करना था ना, जो फैल रहा था। और गोडसे को एक असुरक्षितता पैदा हो गई कि इस आदमी ने ब्रिटिश सत्ता जैसी इतनी ताकतवर, है ना, ताकत को अगर इस देश से बाहर किया तो आगे समूह के हितों की सुरक्षा कैसे होगी। तो गोडसे ने भी महान काम किया अपने एक हिस्से के लिए, समाज के एक समुदाय के हितों को साधने के लिए। समझ में आ रहा है? तो अपना वर्चस्व किसी तरीके से, वही तो असुरक्षितता है। ब्रिटिश सत्ता की हिम्मत नहीं हुई गांधी को मारने की, लेकिन हमारे देश के किसी समुदाय के समूहनिष्ठ आदमी ने जो है गांधी विचार को क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जहां से शुरू किए थे वहीं पर रहना चाहते हैं, हम परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो हमने ब्राह्मण वैश्य शूद्रों से, है ना, शुरू की थी अपनी सामाजिक व्यवस्था, है कि नहीं। और ये समूह चाहता है कि यही व्यवस्था बरकरार रहे। हरिजनों की हितों की बात नहीं करना, दबे कुचे शोषित की बात नहीं करना, है ना। कोई शिक्षा विक्षा का कोई सर्वसामान्यीकरण नहीं होना, कोई ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहन नहीं होना, गरीबी कायम रहे, अशिक्षा कायम रहे, निरक्षरता कायम रहे और हमारे मुट्ठीभर लोगों का वर्चस्व बना रहे। और आज भी तो वही चल रहा है। आज भी क्या बदला है? कागजों में आरक्षण मिल जाने से तुम बहुत आगे निकल जाओगे, ऐसा होता है। 80 साल होने जा रहा है भारत की आज़ादी को। आरक्षण की सीढ़ियों से कितने लोगों का उद्धार हुआ, है ना। उंगली पर गिने हुए 2-4-5%, लेकिन अब भी 95% लोग संघर्ष कर रहे हैं। कितने लोगों का उद्धार हुआ। और आज उसी व्यवस्था को सेंट्रलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है, तो अमीर और अमीर बनता जा रहा, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। तो आर्थिक रूप से विषमता पैदा करने का प्रयास हो रहा है। और अब भी 80% लोगों की आमदनी का सोर्स खेती बाड़ी है, उसके खिलाफ या उसके फेवर में कोई सरकार बात करती हुई हमको दिखाई देती है क्या? जो रिसोर्सेस है हमारे पास, उसके ऊपर कोई बात करती है सरकार? और गांधी कहते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब तक हम मजबूत ना बनाएंगे
राष्ट्र और विश्व की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। तो ग्रामोद्योग है ना, महात्मा गांधी खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं का प्रचलन चला। कितने गांव जो है खादी ग्रामोद्योग या सहकारी अर्थव्यवस्था के कारण करोड़पति बने, बताइए तो मुझे जरा। है सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहर में 10, 12, 15 हजार की नौकरी करने आ जाते हैं। सारा पैसा तो शहरीकरण के कारण सेंट्रलाइज हो गया शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ तो फ्लो ही नहीं चल रहा। हाँ, फिर उसमें वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए लाड़की बहन योजना लाते हैं आप। 1500 रुपये महीना में कौन सी महिला का 1500 रुपये महीना में सब कुछ आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है, बताए जरा सरकार। है 1500 रुपये महीना बोले तो 10 महीने का 15,000 और फिर 3,000, 18,000 रुपये में साल भर सरकार ने बहुत उपकार किया आपके ऊपर, है ना। लेकिन 18 लाख ये महीना है ना आपको जो है ये महिला साल में कमाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई आपने 70 सालों में, है ना। वो खुद नहीं लेगी 1500 रुपया, तुम दोगे तो भी नहीं लेगी, क्योंकि वो खुद 18 लाख रुपए पगार कमा रही है घर बैठे। यह कंसेप्ट थी गांधी और ग्रामोद्योग अर्थव्यवस्था की, और इसीलिए गांधी ने नारा दिया था कि गांव की तरफ लौटो, है ना। तो गांधी को अकेले गोडसे ने मारा ना, गांधी को कैपिटलिस्ट मानसिकता रखने वाले लोगों ने मारा, क्योंकि इन्हें असुरक्षितता महसूस हो गई थी कि गांधी के विचारों पर अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है तो पूंजीवाद के द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण जो किया जा रहा है उस व्यवस्था के हम सम्राट कैसे बने रहेंगे। तो गांधी को मारने में न केवल गोडसे का लाभ था बल्कि पूंजीवादियों का भी लाभ था। दूसरा, गांधी अवरोध बन गया था, क्योंकि गांधी तो अब साधनों और साध्य दोनों की सुचिता चाहेगा। क्योंकि गांधी कहते थे अगर साध्य पवित्र है तुम्हारा तो साधन भी क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको आईएएस बनना है, ये पवित्र उद्देश्य आपके जीवन का। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूजा खेड़कर की तरह काम करो, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आईएएस आईपीएस बनिएगा। ये बैकडोर से जाकर झूठे ना फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर पेश करना है तो पकड़े गए फिर बाद में। कहने का मतलब जो साध्य करना है हमको, उसका साधन या उसे प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास है वो ईमानदार होने चाहिए, वो नैतिक होने चाहिए, वो पवित्र होने चाहिए, है ना। देश की आज़ादी अगर पवित्र है, उद्देश्य अगर परम है ना आपको क्या है पवित्र है, तो उसे प्राप्त करने का भी मार्ग क्या होना चाहिए, पवित्र ही होना चाहिए। तो अहिंसा यही एक मार्ग है, हिंसा का इसमें किसी भी प्रकार से कोई लवलेस नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं। अब ये इन प्रकार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति आपने करनी है तो राजनीति तो आप परिशुद्धता के साथ कर ही नहीं सकते, कितना भी आदमी ईमानदार क्यों ना हो। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति करने वाली जो भी लॉबी है उनके लिए भी गांधी का रहना, बस यहाँ पर एक ही नियम चलता है, तुम्हारा काम जब तक है तब तक तुम्हें लोग आसमान पर बिठाएंगे, सिर पर बिठाएंगे। तुम्हारा काम खत्म हो गया उसके बाद गांधी के पीछे चलने वालों को ज़्यादा लाभ हुआ गांधी के मरने का। अब तुमको क्या बताए, गोडसे को तो धन्यवाद देते होंगे ये लोग, क्योंकि हर राजनीतिक विचारधारा के पीछे या बीच में गांधी आ जाता है ना, कि पैसा देकर टिकट मत बांटो। आज की राजनीति में अगर गांधी होते तो समझ में आ गया। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वही कंसेप्ट दिखाया है आपको, लेकिन सभी मुन्ना भाई ना नहीं है। मुन्ना भाई का बैकग्राउंड देखिए, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास सर्किट है, तुम्हारे पास क्या घंटा है कि गांधी जी को आप अवतरित करेंगे दोबारा, यही तो बात चल रही है।
क्योंकि तुम्हारे पास सर्किट नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था से लड़ने के लिए तुमको भी इस व्यवस्था की तरफ पहले क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, तभी जाके बापू को उतार सकते हैं आप। उस सिनेमा की कंसेप्ट वही है, उस सिनेमा की कंसेप्ट ही वो है। तो अब मुन्ना भाई खुद ही है ना डाकू है। दो तरीके, या तो गांधी बनना पड़ेगा, नहीं तो डाकू बनना पड़ेगा, तीसरा तरीका नहीं है। इसलिए हमने तीसरा तरीका निकाल लिया। हम इधर व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहते हैं, है ना, शादी ब्याह में सरकार बदमाश है, कर्ज माफी करत नाही, नालायक आहे, सीटा नहीं काढल्या, MPSC ची परीक्षा नहीं होऊन राहिली, चिल्लाते रहते हम रोज। पानठेले पर चिल्लाते हैं, शादी ब्याह में है ना चिल्लाते हैं, सामान्य बातचीत करते तो चिल्लाते हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी सुरक्षितता भी, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि व्यवस्था को सुरक्षित करने वाले जो पावर सेंटर हैं वो ऐसे ही नालायक लोगों के हाथ में है। और गांधी इस बात को जानते थे कि ये शोषण के अड्डे बन जाएंगे, तो आज की शिक्षण संस्थाएं क्या बन गई, है ना, ये राजनीतिक माफिया और एजुकेशन माफिया के हाथों में आ रही है, गई। और क्या चाहिए आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि NCERT की किताब लागू करो 6वीं के बाद, है ना, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाला जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन इनको ज़्यादा कमीशन देता है, उस पब्लिकेशन की किताब को चिपका देता लड़का के पीछे। ये क्या धंधा लगा के रखा है? 30 रुपये, 40 रुपये, 70, 80 रुपये की किताब आती है NCERT की, और हमारा लड़का लड़की जो है 500 रुपये, 600 रुपये का गणित का किताब क्यों खरीदेगा, जबकि रूल तो वो है। लेकिन जिस आदमी की शिक्षण संस्थान या स्कूल है, वही आदमी विधानसभा या पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। तो शिक्षण माफिया पैदा किए हमने 75 सालों में, कोयला माफिया पैदा किए हमने 75 सालों में, गोल्ड तस्कर पैदा किए हमने 75 सालों में, है ना, जमीनों को लोगों की, है ना, क्या गड़त करने वाले या पूरी की पूरी तरह से निगल लेने वाले लोगों को हमने पैदा किया। वक्फ कानून क्या है? और आज चिल्ला रहे आप कि हमारे धार्मिक जो है, तो भाई वक्फ एक ट्रस्ट है, चैरिटी है, और इस जमीन के कागजात नहीं है आपके पास, कल से चल रहा है। और ये जो लाइन लिखवाया मैंने है, पिछले हजारों सालों से वक्फ कानून चल रहा है। और जब सरकार कह रही कि ये ना आपको जो है क्या है, गैर कानूनी है, तो आपको चीट लग गई। क्यों भाई? क्योंकि सरकार आ रही है आपके वर्चस्व के बीच में, लेकिन आप सरकार में बैठे हुए लोगों का गांधी की तरह खून नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो गांधी की तरह कमजोर नहीं है, नियत्ते नहीं चलते। तुम करके तो देखो, समझ में आ रहा है? तो आज अगर चोरी भी करोगे तो तुम्हारा घर क्या हो जाएगा, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रशासक के रूप में जो व्यक्ति पैदा हुए आज की तारीख में, वो डर तुम्हारे अंदर है। लेकिन वही अगर गांधी होता तो कब का खत्म कर दिए होते, गोड़ से अकेला होता क्या जीवन में? अभी भी गोड़ से पैदा ही है। तो राजनीति के लिए अवरोध बन गया था गांधी, इकोनॉमी के लिए अवरोध बन गया था गांधी, समाज के ऊपर जिन लोगों का 4%, 2% लोगों का वर्चस्व होता था, वो समाज को खत्म कर देने का काम जो है गांधी ने किया। तभी तो जो शूद्रों को हरिजन कहा, है ना, शिक्षा व्यवस्था को है ना बदलना चाहता था गांधी। तो संविधान का जो हम लोगों का DPSP है, अनुच्छेद 48 देखेंगे आप, गौ हत्या को प्रतिबंध करना चाहता था, शराबबंदी पूरे देश में लागू करना चाहता था, लेकिन शराब पीने वाले थोड़ी छोड़ेंगे इस आदमी को। तो गांधी को अकेले गोडसे ने मारा क्या? कितनी विचारधारा के लोगों का हित साधन हुआ, बेवड़ों का हित साधन हो गया। जो शराब पीते थे, अच्छा हो गया साला मर गया, वरना शराबबंदी हो जाती पूरी दुनिया में। और आज गुजरात में हो गई, बिहार में हो गई, ये 2-3 स्टेट्स में आप होता क्या है देखते हैं। जहरीली शराब बेच रहे लोग, 2 नंबर की शराब बेच रहे लोग, तस्करी हो रही है शराब की, है, और कई बार पकड़े जाते माफिया। और मान लीजिए पूरा देश शराबबंदी है ना हो जाता, तो दारू की फैक्ट्रियां बंद हो जाती देश के पास, तो इन लोगों का कैसे भला होता? गांधी होता
तो गांधी का शिष्य गांधी टोपी लगाकर अपने आप जो है रात के अंधेरे में वोटरों को हजार हजार रुपए नहीं बांटता हर इलेक्शन से पहले, ना वोटर को दारू पिलाने के लिए पैसे देता, ना ढाबे पर खाना खाने के लिए पैसा देता। हजारों करोड़ का जो वारे नारे जो होते इलेक्शंस में वो होते। गांधी होते तो ऐसा एजुकेशन रखते, है ना। तो गांधी इसलिए विचार था, कोई व्यक्ति नहीं था। तो गोडसे का भला हुआ अकेले का, ऐसे निबंध लिखो ऐसे, नहीं तो गोडसे को विलन बनाओगे, गांधी को हीरो, बस दोनों के बीच में तुम्हारा कुछ नहीं है। अब अपने आप को डिसाइड करने का समय आएगा कि तुम गोडसे की कैटेगरी हो कि गांधी की। यहां से विजन देखता है कि लिखने वाले का दिमाग जो है वो गोडसे का है कि गांधी का है। तुम नपुंसक लिख कर आते हो, ना तुम गोडसे को लिख पाते हो, ना गांधी को, ना स्वयं को कभी लिख पाते हो। तुम वही घिसी पीटी बातें लिख कर आते हो जो तुमको बताई गई और जो तुमने पढ़ी है। इसलिए यूपीएससी काट मारता है सीधा, ना भेज देता है 0 नंबर। यूपीएससी में ये एटीट्यूड चाहिए, यह है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। और इसलिए गोडसे कहता है कि मैंने गांधी को नहीं मारा, है ना। ये सारा जो मैंने बताया तुमको, इसकी सम्मिलित प्रतिक्रिया गोडसे की मानसिक प्रक्रिया में जो हुई, उसके हाथों से गोली चली, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से। तो अपरिचित में अपनी बहन का मर्डर किस कारण से हुआ तो डिपार्टमेंट कौन सा जिम्मेवार था? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। लेकिन बड़ा होने के बाद अपरिचित जहां जहां अन्याय होता है वहां वहां उतरता है कि नहीं? वो अगर ठान लेता कि बस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार मैं क्या करूंगा, दूर करूंगा, बाकी डिपार्टमेंट का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या होता है? वैसे ही गोडसे तो एक निमित्त मात्र बना, वो चाहे किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन सारी विचारधाराओं के प्रभाव ने गोडसे को पैदा किया कि साला ये आदमी रहेगा तो शिक्षा संस्थान में क्या करेगा, तो और कई महात्मा फुले पैदा हो जाएंगे पूना में, है ना। कई सावित्रीबाई पैदा हो जाएगी पूना के अंदर इसकी प्रेरणा से। तो हमारे समुदाय में, हमारे समूह में जो हमारा वर्चस्व है, समझ में आ रहा? तो गोडसे एक तरीके से, अब चौथा सिनेमा बनाना इस आकलन के बाद, है ना, गांधी को मारने की गोडसे ने सुपारी ली थी, है। तो सारे विचारधाराओं के समर्थक लोगों ने अकेला गोडसे को क्या किया? सक्षम बनाया गांधी को मारने के लिए, है ना। तो गांधी को मारा, शस्त्र विहीन आदमी को तुम मारोगे लेकिन उसके विचारों को नहीं मार सकते। अब सिलसिला चलता रहेगा और चल रहा है। इतिहास ऐसे पढ़ते यूपीएससी के स्तर पर और ऐसे लिखते हैं। और मैंने 6 लेक्चर में तुमको कंसेप्ट समझाया था। तो राजा राम मोहन राय जब इस अवस्था में थे तब वो नैतिक थे कि नीति शास्त्रीय? वहां पर भी बताया था मैंने, भूल गए तो भूल जाते आप लोग, है ना। तो ये नैतिकता और नीति शास्त्र के बीच में एक क्या था? संक्रमण था, संक्रमण। क्योंकि ये घटना का प्रभाव हुआ नैतिकता मूल स्वभाव पर, है। और मूल स्वभाव के बाद जो रिएक्शन डॉक्टर आपको जो राम मोहन राय के दिमाग में हुई, उसका विस्तार क्या था कि सिर्फ यहां रुकना आवश्यक नहीं है। अब मेरे विचारों का प्रभाव लाखों औरतें जो रोज चिता पर चढ़ रही है, उनको भी रोकना मेरा क्या है? कर्तव्य है। तो अपरिचित की कंसेप्ट भी वही है कि मेरी बहन के साथ जो हुआ वो औरों की बहन के साथ ना हो, है ना। और केवल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में ना हो, जहां जहां इस प्रकार का अन्याय होगा वहां वहां पर हम रजिस्टर करेंगे, है। तो राजा राम मोहन राय किस मानसिकता से लेकर निकले थे? तो यही था, विधि और नीति और नैतिकता के बीच का जो संक्रमण होता है, यही संघर्ष है
जब नैतिक आदमी नीति शास्त्रीय होता है, मतलब अपने साथ घटित जो घटना हुई है उसको जब वो सामाजिक स्तर पर और व्यापक दृष्टि से देखता है, तब उसके दिमाग में भी ये चीज़ें आती है कि मेरे पास कौन सी क्षमता है, मेरी सुरक्षितता कैसे है ना प्राप्त होगी, और मैं कौन सी स्थल काल परिस्थिति के साथ और अपनी समझ विकसित करने में जो द्वंद्व या इसको कहते हैं डिलेमा, इस कंसेप्ट का और इस पेपर का पूरा सेंट्रल थीम है। हमने शुरुआत कहाँ से किया था? डिलेमा से, है ना। अब इस डिलेमा से कौन हटाएगा? तुम्हारी समझ, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारा परिवार। लेकिन ऊपर से नीचे तक सारे लोग अगर इस देश के या इस समाज के अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बात करते हो तो ऐसा व्यक्तित्व हजारों वर्षों में पैदा होगा, रोज पैदा नहीं होगा देश के अंदर, है ना। कैसे कंसेप्ट को इम्प्लीफाई किया हमने वहां पर, तो शब्द वही आने चाहिए जो हमने बताए थे आपको, यही कहने का मतलब था। और इसलिए अंडरलाइन करवाया। क्या अंडरलाइन करवाया था भाई? तो यहाँ पर उस वक्त विधि और नीति शास्त्र के बीच संघर्ष की स्थिति विद्यमान थी, है ना। अब ये एक तरफ हो गया कि राजा राम मोहन राय उस समाज का हिस्सा बने कि जहां पूरा समाज सती प्रथा का क्या करता है? समर्थन। यह अकेला आदमी है दुनिया का, है ना। सारा समाज अगर पूरब की दिशा में जा रहा है और आप उठ के खड़े हो जाए कि ये मार्ग ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूं पश्चिम दिशा में, तो तुम्हारे पीछे कौन आएगा? और तुम्हारे पीछे लोग नहीं आएंगे तो सबसे पहले जो है कौन होगा? असुरक्षित तुम ही होंगे। कि साला इस विचारों को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितनी मनस्थिति खराब होगी आपकी। आप इमेजिन करके देखो कि आपकी जाति से इतर लड़की आप इधर से जाते जाते घर ले गए और अपने माँ बाप को कहा कि बाबूजी माता जी ये आपकी बहू है आज के बाद, तो है ना। तो कई सिनेमा में बताया गया, यानी इसके साथ शादी करनी है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। ये क्या दर्शाता है कि ताकि आप असुरक्षितता में आ जाए। घर का माहौल जो तुमको पैसा से है, वातावरण से है, आत्मीयता से है, प्रेम से है, उससे आपको वंचित कर दे ताकि इस लड़की से पीछा छूटे। आपके सामने असुरक्षितता क्यों पैदा की जाती है? लेकिन इसके विपरीत हो जाए, आपके अकाउंट में 5 करोड़ है ना। ऐसा चमत्कार हो जाए कि अभी मैसेज फोन बजे आपका और आपके अकाउंट में क्या हो जाए? 5 करोड़ क्रेडिटेड हो जाए, है तो बाढ़ में जा। ये बहू है, स्वीकार करते हो कि नहीं, है ना। माँ ने बोल दिया कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तो तू मरती रहे, अपना मर्सिडीज निकाले। अब 5 करोड़ होंगे तो मर्सिडीज से ना फिर घूमोगे भाई, है ना। और अपनी साथीदार की बाहों में बाहों डाल के जो है निकल लोगे बम्बई, सीधा यहाँ से निकल लोगे तुम। क्यों? क्योंकि पैसा से वो असुरक्षितता तुमने खरीद ली। अब तुम असुरक्षित नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में 30 रुपए पड़े हैं, तो साला इसको जो है खाना भी नहीं खिला सकता तू, तो यह हालात है तुम्हारे। असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है भाई, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है? इस आदमी को क्या लगा होगा कि सारी दुनिया सती प्रथा का समर्थन कर रही है और मैं अकेला होशियार हो गया। लेकिन अपने विचारों पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी समझदारी पर, अपनी सोच पर इस आदमी को क्या था? विश्वास था, है ना। जो इसके पहले हमने बतलाया, हमको तो हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं है, और वो करके दिखाया उसने कि आज ना कल देर सवेर इसके पीछे जो है क्या हो जाएगा? पूरा समाज आएगा। लेकिन जब सती प्रथा के खिलाफ कानून बना और समाज में सती प्रथा जब समाज मान्य व्यवहार थी, क्या थी? समाज मान्य व्यवहार था, है ना। और यहां से चलकर सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाते समय या बनते समय ये बीच का जो संक्रमण है, ट्रांजिट, तो ये राजा राम मोहन राय जो आदमी था, यहां से यहां तक पहुंचने में कैसी मानसिकता से गुजरा होगा, है कि इतनी बड़ी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया अपने वैचारिक संप्रेषण से कि सती प्रथा जो है इस समाज का और वर्तमान का सबसे घृणित और अमानवीय कृत्य है और इसको एबॉलिश होना चाहिए।
सरकार ने इनकी बात को समझा, लेकिन कई लोगों ने जूते मारे होंगे, कईयों ने गाली दी होगी, कईयों ने पत्थर मारे होंगे, कईयों ने गोबर मारा होगा, कईयों ने इनके खिलाफ पेपरों में लिखा होगा। इतनी प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, तब जाके सती प्रथा का कानून बना 1826-23 में। ये इस लाइन का मतलब है। कहने का मतलब क्या है? आदमी को नैतिकता से नीति शास्त्र की दिशा में बढ़ने के लिए क्या होता है? संघर्ष की स्थिति। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा था हमने? यह इस बात का उदाहरण है कि कुछ लोगों की नैतिकता विधि के अधिनियमन का कारण बनती है, जिसने बाद में समाज के नीति शास्त्र को आकार प्रदान किया। मतलब राजा राम मोहन राय अब क्या हो गए? नैतिक व्यक्ति हो गए, है ना, या थे, है कि नहीं? लेकिन जब विधि बनी सती प्रथा के खिलाफ तो वो क्या बन गए? नीति शास्त्रीय हो गए, क्योंकि अपने विचारों का लाभ केवल मैं मुझ तक सीमित ना रहे। नहीं भी करते राजा राम मोहन राय, लेकिन अपने परिवार का तो कल्याण कर ही सकते थे कि भाई देखो, इसके बाद कोई भी अपने घर में सती नहीं जाएगा, बात खत्म, दुनिया की जाति होगी, कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे महाराष्ट्र में भी धोंडो केशव कर्वे का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी ये रिफॉर्मेशन किया था, लेकिन उनका एक लिमिटेड है ना ये कार्य रहा। हमारे देश में नहीं हुए, बहुत हुए, महाराष्ट्र में भी हुए समाज सुधारक, है ना। लेकिन लैंगिक विषयों के ऊपर धोंडो केशव कर्वे ने जो बात की थी वो उस वक्त ना तो किसी को समझ में आई, लेकिन अपने घर में इन्होंने पूरी तरीके से उसको अप्लाई किया। तो राजा राम मोहन राय भी ये कर सकते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय को उतने भर से संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह कानून बनाना है मुझे ऑल इंडिया के स्तर पर, है ना। तो नैतिक राजा राम मोहन राय नीति शास्त्रीय राजा राम मोहन राय में परिवर्तित होते समय जो संक्रमण और संघर्ष भोगा, वहां से समाज के अंदर कोई नीति शास्त्रीय अधिनियमन स्थापित हो जाता है, जो हमने अंडरलाइन करवाया। ऐसे ही नहीं हो जाता, है ना। तुमने बोल दिया और कानून बन गया, ऐसा नहीं होता। और आज वक्फ के ऊपर जो भी बातचीत हो रही है, तकलीफ यही हो रही है लोगों को। लेकिन 100 सालों के बाद जो आज विरोध कर रहे हैं वही लोग बोलेंगे कि तत्कालीन सरकार ने बहुत अच्छा किया। जैसे ट्रिपल तलाक के बाद के एक्सपीरियंसेस लोगों को आ रहे हैं। साला क्या है, भाजी अच्छी नहीं हुई, तलाक तलाक तलाक, नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, तलाक तलाक तलाक, फोन पर कह दिया तलाक तलाक तलाक। गजब है भाई तुम्हारा। तो इस अनिष्ट प्रथा को खराब किया खत्म किया सरकार ने, तो कोई गलत नहीं किया। हमारा कोई सरकार से निजी संबंध नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छे को अच्छा बोलने की हिम्मत तो आज भी हम रखते हैं, और हर इंसान ने रखनी चाहिए, है ना। उतनी भी नपुंसकता अगर तुम्हारे अंदर आ चुकी हो और तुम जो है सिर्फ पार्टी की विचारधारा, पार्टी की राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति का तमगा अगर किसी आदमी पर लगाते होंगे, जैसे आजकल लगाया जाता है, तो उस कैटेगरी में हम नहीं आते। हम केवल इतनी ही बात कर रहे हैं कि अच्छे को अच्छा कहने की हिम्मत बरकरार रखो और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत रखो, इतना ही कहना है, बाकी और कुछ कहना नहीं है। और ना कोई हम राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य है, नहीं तो सुनने वाले, क्योंकि लेक्चर लाइव चल रहा है तो सुनने वाले सुनेंगे और बताएंगे हमको, है ना। और उलट सुलट कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में घुसकर तलवार मारेंगे। समझ में आ रहा? तुमको नहीं आता है ये सब कुछ। हम बात कर रहे विषयों की, और इतिहास है तो व्यक्ति का चरित्र तो आएगा ही आएगा, या हवा में बात नहीं करेंगे हम। जिनको खुजली होती हो वो होते रहे, जिनको दुख होता हो होता रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुमने झूठा इतिहास पढ़ा पढ़ा कर लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। हम नहीं पढ़ेंगे और ना हम पढ़ाएंगे, और आज भी तुमको वही पढ़ाया जा रहा, तो यूपीएससी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। याद रखे, हम अपने हितों के लिए अगर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं तो तुम्हारे जैसा नालायक आदमी नहीं है दुनिया में। जो तथ्य है यथावत उसी को उसी प्रकार से रखने की हिम्मत होनी चाहिए, बस वही प्रयास हम कर रहे हैं। और मैंने जो कंसेप्ट बताया था नैतिकता से नीति शास्त्र का जर्नी, और उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है, और कैसे कैसे प्रोसेस होता है, तो इसलिए अंडरलाइन करवाया।
और इसलिए जहां नीति शास्त्र शब्द होना चाहिए वहां पर नीति शास्त्र शब्द है, क्योंकि पहला कानून किसके दिमाग में आया था? राजा राम मोहन राय के। और सती प्रथा के कानून का यह स्ट्रक्चर जब राजा राम मोहन राय के दिमाग में आया, तब इस कानून का स्ट्रक्चर या स्वरूप क्या था? नीति शास्त्रीय था कि नैतिक था? बस अब हो गए तुम, है ना। लेकिन जब कानून बना सार्वजनिक स्तर पर, तो उसी कानून का, उसी आइडियोलॉजी का क्या बना? बस अब दुनिया की कोई ताकत तुमको ना समझ नहीं बना सकती। कंसेप्ट पढ़ाया तो 7 घंटे, इंप्लीमेंटेशन अब हुआ और विथ केस स्टडी हुआ, है ना। ऐसे टॉपिक को पढ़ो और ऐसे समझो, और जहां पर जो शब्द रखना है, तुमने अगर नीति शास्त्र चाहिए वहां पर नैतिकता रख दिया तो तुम्हारे ऊपर जो है ना ऐसा नंबर काटेगा बन बना के कि तुम जीवन में IAS IPS नहीं बन सकते। ये है महत्व भाषा का यूपीएससी में। कई ना समझो को समझ में नहीं आता कि भाषा का इंपॉर्टेंस क्या है, और इसलिए मेरा शुरू से जोर रहता है कि भाषा को समझ, और भाषा को ना केवल समझो, लिखने में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ही आप जो है जिस सोच के साथ यहाँ आते हो वो सोच और वो सपना पूरा हो सकता है। IAS बनना, IPS बनना जोक नहीं है बॉस। उसके लिए पढ़ाने वाले को भी तप करना पड़ता है और पढ़ने वाले को भी तप करना पड़ता है। महीना भर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे नीति शास्त्र और नीति शास्त्र मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया, इम्प्लीमेंटेशन तो अब पढ़ा रहा हूँ, है ना। और ये अक्खा पेपर कौन सी किस्म का है? पहले लेक्चर में वर्कशॉप में बताया था, अप्लाइड किस्म का है। और एप्लीकेशन इस कंसेप्ट का नहीं आता है तो पढ़ाने वाला बेवकूफ़ है और पढ़ने वाले उससे 100 गुना बेवकूफ़ है। वो तो अंडरस्टूड है। नहीं आता है तुमको तभी तो यहाँ आते हैं आप। और आपकी अनोइंगनेस जो है वो टीचर को और ऐसे सड़े गले टीचर को प्रोत्साहित करती है जो यूपीएससी को पढ़ा रहे हैं, है ना। आप तो नीट एंड क्लीन हो, लेकिन मेरा काम है ऑनेस्टली मैं इस चीज को समझा दूं, आप उसको इंप्लीमेंट करो या ना करो। लेकिन आज की तारीख में 99.99% टीचर गद्दार हैं, और वह आपको समझा सब्जेक्ट की नहीं समझा, इंप्लीमेंटेशन कर पाने की क्षमता आपकी बन गई कि नहीं बन गई, आपको क्षमतावान वो कभी नहीं बनने देंगे। क्योंकि अगर तुम क्षमतावान बन गए तो तुम ही कल को कोचिंग क्लास खोल के बैठ जाओगे ना। कॉम्पिटिटर पैदा कौन करेगा अपना? है जंगल में शेरनी को अगर 4 बच्चे हो गए तो 3 उसका शेर ही खा जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में शिकार की कमी ना हो उसको, तो 3 कंपटीटर पहले मार देता है बचपन में। ये पता है आपको? कोबरा अपने अंडे खाता है, लेकिन हम वैसे नहीं है। हम तो चाहते आप ले लो, लूटो हमको, हमारे पास जितना है। और मैं बहुत कम, आपने देखा होगा इतने दिन से, किताब से हमारा कोई संबंध नहीं। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, अप्लाइड बात करेंगे, एप्लीकेबल एस्पेक्ट को बताएंगे, जो जिस सब्जेक्ट की डिमांड है उसी में बात करेंगे। ये फर्क है, समझ में आ रहा है? तो लोगों को चाहिए आजकल तामझाम मनोरंजन, है ना। तो बच्चों का बर्थडे हो रहा है क्लासेस में, पता है ना आपको, आपके भी हुआ होगा, ताकि बच्चों को अच्छा लगे, है ना। और ये उन लोगों को करना पड़ता है जिनकी औकात पढ़ाने की नहीं है। और इसीलिए तुम्हारे स्कूलों में भी तमाशे ज्यादा हो रहे हैं, है ना। प्रोजेक्ट, थीसिस, फलाना, है ना। और उसमें माँ बाप भी पूरा इन्वॉल्व, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके माँ चल रही है और पीछे पीछे बाप थैली पकड़ के बच्चा को लेके जा रहा। बस यही चल रहा। और क्या चल रहा है? तो कभी बंदर बन जा, कभी वांगा बन जा, कभी टमाटर बन जा, कभी गोभी बन जा। तो कपड़े लेने जाओ वहां पर, है ना, तुम भी गए होंगे, हम तो जाती है। ऐसी व्यवस्था बना के रखा तुमने। और लड़का को रुशैली का स्पेलिंग नहीं आता। ये सब ये जो स्कूलों में एजुकेशन दिया जा रहा है सिर्फ मूर्ख बना रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ, है ना। कुछ दिनों के बाद देखना आप क्या हाल हो जाएगा। इसलिए हम लोग या हमारे जैसे लोग जो है नेशनल लेवल का कोई कंपटीशन कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए 10वीं 12वीं तक वो मिलती नहीं हमको।
जिस समय तुम्हारा बहुत अच्छा होता है, ग्रास्पिंग पावर का, तुम्हारी स्मरण शक्ति का, तुम्हारे आकलन की क्षमता का, नई नई चीज़ों को आपको समझने का जिज्ञासा आपके अंदर बहुत होता है, नई नई चीज़ों को अलग तरीके से परिभाषित करते हुए पढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर होता है। लेकिन ये सारा 10वीं 12वीं तक ही इंसान अच्छा पढ़ सकता है भाई, ईमानदारी से अगर कहे। उसके आगे भी पढ़ सकते हैं लोग अगर तुम्हारे अंदर जज्बा हो, लेकिन 12वीं के बाद थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ा सा आदमी वैचारिक रूप से परिपक्व होने की दिशा में। उस समय अगर ये सारी चीज़ें आपको समझनी शुरू हो जाए तो व्यक्ति अच्छा बनेगा, है ना। तो तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं जो सौभाग्यशाली कि इस समय में आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही है। अब कुछ सबके नसीब में तो यह है नहीं, तो माँ बाप को भरोसा हो जाता है कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, इतने अच्छे स्कूल में डाला, तुमको पता ही नहीं अंदर खाने क्या हो रहा है, क्योंकि तुम जिस तरीके से सोचते हो ना और सरकार का भी ये, क्योंकि सरकार में कौन बैठा है, एजुकेशन माफिया। उन्होंने अपने हिसाब से कानून बना लिए कि 8वीं तक धक्का मार के चलने दो। हमारे ज़माने में 100 में से 60 नंबर लाना ऐसी तैसी हो जाती थी। 47% नंबर जो है सेकंड क्लास का नंबर होता था। हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स लोग हैं उनमें से 2-3 डॉक्टर बने, 68% नंबर है। आज 68% सोच सकते हैं? गरीब की झोपड़ी में भी अगर गरीब का बेटा बहुत संघर्ष के साथ 68% नंबर लाएगा ना, कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपको, है ना। 2-4 झापड़े बैठेगी और सूखी रोटी खाने को मिलेगा, है ना। 90-95 से तो कम मानने को तैयार नहीं है आप, भले ही आपको जो है ज्ञानेश्वर का स्पेलिंग ना लिखना है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पर 98% नंबर चाहिए आपको। ऐसे प्रोडक्ट पैदा किए जा रहे हैं दिखावे के लिए, क्योंकि मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूं, एक से एक स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं और इस गांव के टॉप मोस्ट स्कूलों से बच्चों को मैंने पढ़ाया है। कुछ नहीं आता बॉस, कुछ नहीं। हिंदी का, है ना, क्या बताओ आपको। एक लड़का है मेरी नज़र में, नाम नहीं लेना चाहते है, और इस शहर के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ता है, 1.5 लाख रुपया फीस भरता है, अभी 9th में है। अक्षर तो वो खुद भी नहीं पढ़ सकता 2 घंटे के बाद। मतलब ये लड़का को 9वीं तक कैसे धक्का मार मार कर टीचरों ने लाया होगा, आप समझ सकते हैं। और 1.5 लाख रुपया फीस भर रहा है, बाकी सारी चीजें अलग। ये हालात है हम लोगों के, आप वास्तवता को नहीं जानते और पूरा समाज भ्रम में जी रहा है। हिंदुस्तान का पूरा समाज समझ आ रहा है। और ये एजुकेशन का एक दिन ऐसा है ना, आपको बलून फटेगा ना कि इसमें सारे के सारे ज़मीन पर आ जाओगे। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त नहीं गया है, या जो सुधरना चाहते हैं उनको अपना मार्ग बदलना पड़ेगा, वरना समय समय पर आपको अनेक ऐसे ही बहुत सारे है ना मिलेंगे। अंतिम समय तक यही मिलेगा आपको, बस शोषण चल रहा है किसी तरीके से। इसलिए माँ बापों के पेट में हवा भर दी है ना जाती, हाँ खूपच छान आहे तुमचा मुलगा, खूपच छान आहे तुमची मुलगी, ब्राइट है सर ती। वो ब्राइट वाले, तेरी औकात कितनी है, आ जा तो 2 घंटे। अरे इन टीचरों को आपको क्या बताऊँ, अभी जब ऑनलाइन था हम लोग हमारे बेटे को लेकर बैठते थे, और तुमको क्या बताए, इनको जो है जहाँ पृथ्वी और आसमान मिलते हैं, मिलते नहीं है, भ्रम होता है हमको दूरता के कारण, तुमको भी पता होगा। इसको जो प्रॉपरली शब्द आना है वो नहीं आता। क्या बताया आपको, यह हालात है। कईयों को तो कैप्रिकॉन, कैंसर और इक्वेटोर कौन सी डिग्री पर होते हैं ये तक नहीं पता। भौगोलिक दिशा ज्ञान भी नहीं है। ऐसे टीचरों को हमने पहली बार मौका मिला था लॉकडाउन के काल में हमको, है ना, तब लेके है ना मैं जो है 2-3 घंटा मेरे बेटे को लेकर बैठता था, और तीसरी तक जानकर हैरानी होगी, मेरे लड़के को ना पढ़ना और लिखना भी नहीं आता था। अच्छा हो गया वो लॉकडाउन शुरू हुआ, कम से कम हम लोगों को ये पता चला कि साला है ना इसको कुछ नहीं आता।
समझ में आ रहा है? 47 का स्पेलिंग नहीं आता था मेरे बेटे को, ये एक दिया है ना कान के नीचे, और 1.5 साल मैंने पढ़ाया, अब है ना खुद से स्पेलिंग वगैरह सब अब इतना कि घर में भी हमको इंग्लिश सिखा रहा है। तो अपने में रहो, है ना। अब ठीक है, लेकिन अगर उस वक्त मैं ध्यान नहीं देता या हमारे ध्यान में नहीं आता सौभाग्य से, तो अभी तो 7वीं चला जाएगा, तो गया काम से। और हम उस इतना वक्त थोड़ी दे पाते हैं, है ना। सुबह से लेकर 2 बजे तक आपके साथ रहते, 2 बजे इधर से जाओ, खाना वाना खाकर जो है फिर से 3 बजे 3:30 बजे से शुरू हो जाता है, हमारा टाइम ही 12 बजे तक का ख़त्म नहीं होता। और उसकी माँ भी स्कूल में है तो 5 बजे तक, है ना, वो स्कूल में रहती है, उधर से आके थक जाती है, 2 घंटा आराम करते, खा पी के सो जाती है। ऐसा ही घर का माहौल है। आज जीवन में इतना संघर्ष चल रहा है माँ बापों के कि क्या क्या संघर्ष करके आपको पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा कदर करो इस बात की, है ना। और तुम इसका अगर गैर फायदा लेने की कोशिश करोगे, है ना, तो यहाँ पर जब बैठते आप ये सारा दिमाग में लेकर बैठो, नहीं तो भैया तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। एक बात लिख दे रहा हूँ मैं आपको, जो शुरू से समझदार लड़का है वही पास करेगा, वही अपने सपने को पूरा करेगा। 99% लोग वाहियात हैं जो इस तरीके के भ्रममूलक वातावरण में जी रहे हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे और कोई हो। सुधर जाओ अभी भी, और सुधरने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, बस 4-5 साल, उसके बाद में और प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। 12वीं हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। तुमको लगता होगा कि सर ने तो 5 साल पढ़ाऊंगा बताया था, अबे 5 साल 5 मिनट की तरह निकल जाएंगे। अब जो 7वीं में लड़की थी मेरे पास, 11वीं में चली गई, कल उसका माँ बाप, लगता ही नहीं सर 4 साल हो गए, तो और ले ले 5 साल मेरे से। गजब है आप तो, है ना। तो 11वीं में चली गई देखते देखती, इतनी सी थी, ये इतनी बड़ी हो गई। मतलब समझो 4-5 साल जाने में वक्त थोड़े लगता है। देखा देखिए हमारे घर का छोटू जो है 7वीं में चला गया, यहाँ तक आ गया, कल गिना हमने, बस इतना ही सब बाकी है अब। तो सुधर जा, और यही मौका है और यही समय तुम्हारे जिंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड है। यहाँ ना तुमको कमाने की चिंता है ना, यहाँ ना तुमको बीवी बच्चे पालने पोसने की चिंता है, जो बोलोगे वो हो जाएगा। और अभी आपसे कमाने की कोई अपेक्षा नहीं रख रहा है। जब अपेक्षा रखेगा ना तो लात मार के भगा दिए जाओगे घर से बाहर, और जब कमा कर लाओगे तब पता चलेगा कि 500 रुपये कमाने के लिए कितना हाड़-तोड़ मेहनत करना पड़ता है। तो अभी सुधर जा, 5-7 साल और है तुम्हारे पास, मुश्किल से तुम्हारा उम्र 17-18 साल का होगा, है तो 22-21 में अगर IAS हो गया है तो भगवान से प्रार्थना करो 4 किलो पेड़े और अलग से चढ़ाना। तो 22 तक हो गया तो इससे बड़ी और चीज़ और अचीवमेंट क्या हो सकते हैं आपके जीवन में। हम ऑलरेडी लेट हो जाते हैं, लेकिन आजकल बहुत समझदार लड़का जो है आ रहा है। एक बात याद रखना, है ना, 25-26 में अगर तुम देकर IAS बनोगे तो क्या उखाड़ लोगे? 21 साल का लौंडा तुमको है ना छाला। और UPSC में ये नहीं है कि उम्र के हिसाब से सीनियरिटी बढ़ती है। 21 की उम्र में अगर तुम IAS में सिलेक्ट हो गए तो 30 वाला तुम्हारा जूनियर रहेगा, क्योंकि 2 साल बाद 30 वाले ने क्या किया है। हाँ, तो मुझे नहीं आएगी वो लड़का तुम्हारा सीनियर हो जाएगा बे। UPSC का गैजेट में यही सब है, सीनियरिटी कैसे होती है। यहाँ वो नहीं है, आपका कैडर सिलेक्शन किस साल हुआ ये मायने रखता है क्राइटेरिया। आप कितने उम्र के हो ये चीज़ मायने नहीं रखती। नहीं तो बैठोगे उस भ्रम में, एक एक भ्रम दूर करूँगा। तो 21-22 में पास हो गया ना तो 35 वाला भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, असिस्टेंट हो जाएगा। असिस्टेंट कैसे लगेगा तुमको कि 22 साल का लौंडा तुम्हारा असिस्टेंट है ना, तुमको असिस्टेंट रख रहा है, डूब मरो, लेकिन मजबूरी है ना। नौकरी कैसे छोड़ेगा आदमी, कैसे छोड़ सकता है। तो ये बात जान लो। और आजकल बहुत छोटी छोटी उम्र के, हमने तो आश्चर्य हुआ, हम जब देते थे पहली बार 2009 में हमने 22.5 साल का IAS देखा था अपनी आंखों से। नाम है अंकुर गर्ग। अरुणाचल कैडर मिलने के बाद इन्होंने तुरंत 8 महीने के बाद में रिजाइन कर दिया। IIT दिल्ली से इंजीनियर था,
लेकिन अरुणाचल कैडर मिला, बड़ा बैकवर्ड इलाका है, तामझाम वहाँ पर इतना जो हाँ इधर मिलता है मुख्य भूमि में उतना है नहीं, कुत्ता नहीं पूछता क्योंकि सब आदिवासी है, उनको क्या लेना देना, तू IAS है कि IPS है। तो उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन उनके घर करोड़ों की संपत्ति है, वो त्याग भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास क्या है, ना खाने को ना खुजाने को, तो हमको तो करना ही पड़ेगा, चाहे मणिपुर मिले या त्रिपुरा मिले। तो कोशिश ये करो कि भगवान ना करे ये कैडर आपको मिले और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब कैडर अलॉट कैसे होता है किसी दिन बताएंगे, लंबी है ना पोथी है उसकी, समझ में आ रहा है। तो पिछले सालों तक किस स्टेट का कैडर क्लोज हो गया है ये देखना पड़ेगा, वहां से साइकिल शुरू हो जाती है A to Z, ये अक्षर से शुरू होने वाले राज्य और आपको Z अक्षर से शुरू होने तक के राज्य कितने हैं। अब मान लीजिए कि यम तक पिछले साल का कैडर भर दिया गया, तो आगे इस साल से कौन सा भरेगा, यन से शुरू होगा। तो नागालैंड दुर्भाग्य से तुम्हारी इच्छा आ गया नहीं क्या, और वहां पर जो चल रहा है पता चला कि तुम्हारे पैर में गोली मार दिया, IPS के है ना पैर में गोली मार दिया, समझ में आ रहा है। तो ये है ना होता है। तो थोड़ा सा अच्छा रैंक लाने का कोशिश करिए, तो रैंक लाओगे अच्छा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको आपके मन मुताबिक कैडर मिलेगा ना, वो तो UPSC डिसाइड करेगा, वो तो लबासना डिसाइड करेगी और सरकार डिसाइड करेगी, समझ में आ रहा है। फिर अब इससे बचने का रास्ता क्या है तो बताएंगे हम आपको। इसीलिए लबासना में शादी करके निकल जाते लोग, नहीं समझे, नहीं समझ में आया होगा, है नहीं समझ में आया होगा। अब एक लड़की पहुंच गई, एक लड़का पहुंच गया और गलती से तुमको नागालैंड कैडर क्या हो गया, अलॉट हो गया, और तुम नहीं जाना चाहते वहां पर, और तुम ये सोच रहे हो कि है ना यार मध्य प्रदेश कैडर की लड़की को पटा लेता हूं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो शादी वाले जोड़े को मिल जाता है भाई। तो नागालैंड वाला कैडर जिसको मिला है उसने अगर महाराष्ट्र कैडर की लड़की को पटा के शादी कर लिया तो दोनों का एक ही क्या बन जाता है, कैडर बन जाता है। आप सोचते होंगे कि लबासना से शादियां क्यों होती है? तो इसका एग्जाम्पल है आपको वो गौड़ा जी और उसके बाद में आपको सृष्टि देशमुख का। हमारे समय में मिलिंद महेश्कर और मनीषा महेश्कर एक एग्जाम्पल था। अभी CO है डेपुटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, मिलिंद सर, है ना, उनकी औरत सीनियर है इनसे। बताओ, घर में साला जो है जूनियर होगी, ऑफिस में, समझे। हाँ, तो ये काम करना, फिर यही काम करना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और दोनों को नागालैंड त्रिपुरा मिला तो सबसे शांत जगह कौन सी है ये सोच लो, है ना। नागालैंड खराब की त्रिपुरा अशांत, अब इनमें से डिसाइड करना पड़ेगा, और दोनों में से डिसाइड कर लो। मान लीजिए पहली नज़र में प्यार हो गया आपको, प्यार तो होता नहीं है IAS IPS को, मतलब होता है मात्र, समझे कि नहीं। और जो 12th फेल में बताया, दोनों का कैडर अलग अलग है, वो IRS कैडर की है ना आपको जो है लड़की है, और ये IPS कैडर का है, तो जम गया उनका, है ना। दुर्भाग्य तुम्हारा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, मतलब सौभाग्य है ना कहलाएगा अगर ऐसा हो जाता है, वरना एक ही कैडर में हो और दोनों को नागालैंड त्रिपुरा मिल गया तो फिर क्या करेंगे हम? झाल बजाओ, वहां पर कुत्ता नहीं पूछता कोई तुमको, कलेक्टर को पानी लाना पड़ता है बकेट भर, समझेंगे नहीं। हाँ, तो कई सारे लोग जो है इस कैडर को त्याग देते हैं, दूसरे साल फिर ट्राई करते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात को कि कैसे शब्द और भाषा शास्त्र को अप्लाई करना है हमने, ये गलतियां बिल्कुल मत करना। यहाँ पर गलती का कोई चांस नहीं है आपको। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तुम्हारा ये साल गया काम से। इसलिए बहुत सातीरी दिमाग से और बहुत सजगता के साथ हमने यहाँ पर इम्प्लीफाई कर दिया आपको। तो जब कोई इंसान अपने महत्वपूर्ण विचार को सामाजिक स्तर पर वो चाहता है कि ये विचार पॉजिटिव है, ये विचार नैतिक है, इस विचार से मनुष्य जाति का संरक्षण हो सकता है ना, और इस विचार को समाज में स्प्रेड होना चाहिए व्यापक पैमाने पर, सामाजिक रूप से इस विचार का लोग लाभ उठाए, अपने जीवन का हित साध्य करें,
तब आदमी क्या होता है भाई, नैतिकता से नीति शास्त्रीय हो जाता है। केवल मेरा ही मतलब साध्य हो, है ना, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार और मेरी तिजोरी, बस इससे ज्यादा जो इंसान नहीं सोचता वो नीति शास्त्रीय कभी नहीं हो सकता। नैतिक भले ही हो, और नैतिक इसलिए है क्योंकि मूल स्वभाव तुम्हारा नालायक है। तुम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो, तो अपने लिए तो जानवर भी जी रहा है, उस कैटेगरी से ज्यादा ऊपर नहीं उठे आप। मतलब आप आंतरिक ही पैदा हुए और आंतरिक स्वभाव के साथ ही मरोगे। आप बाह्य स्वभाव से ना परिचित हुए, ना बाह्य स्वभाव लेकर मरोगे। इसका मतलब आप नीति शास्त्र पूरे जीवन काल में कभी नहीं हुए, या नीति शास्त्रीय आपका कभी चरित्र नहीं रहा। तो राजा राम मोहन राय जब ये निकले किस विचार के साथ कि सती को मुझे एबॉलिश करना है, तब ये आदमी क्या बना, और नीति शास्त्रीय बना। और जब इसके विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश राज सत्ता ने कानून बनाया, तो ये विचार क्या हो गया, नैतिकता की जगह नीति शास्त्रीय विचार हो गया। क्योंकि पहले समाज मान्यता थी किसको, सती प्रथा को, तो इस विचार को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नैतिकता के। लेकिन सती प्रथा को बंदी हो गया, समाज का हित हो गया। कई औरतें जो थी कि वो सती नहीं जाना चाहती थी, उनका बचाव हो गया, तो ये विचार क्या हो गया, नीति शास्त्रीय हुआ। अब यहां पर अगर आप गलती करते कि नैतिकता की जगह नीति शास्त्रीय लिखते या नीति शास्त्र की जगह नैतिकता लिखते, तो पूरा पैटर्न उलट जाता। इसलिए 7 लेक्चर में कंसेप्ट समझाया और आज एप्लीकेशन समझाया, है ना। पूरा लेक्चर देख लेना, बहुत अच्छा लेक्चर आज का जो है, सबसे बेस्ट लेक्चर हुआ होगा आज का हुआ होगा। क्योंकि अब तक तो कंसेप्चुअल पार्ट से हम लोग आपको परिचित करवा रहे थे, है ना। और इसी चीज को घर जाकर अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करना, है ना, कि मैं आज से चेन स्मोकर हो गया हूं, नया विचार मेरे दिमाग में आ गया है। ऐसा कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। जब सती प्रथा अच्छी हो सकती है तो चेन स्मोकर बनना अच्छा नहीं हो सकता है क्या, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब इस दौरान जो संघर्ष और संक्रमण विचारों का होगा, उसका प्रभाव मानसशास्त्र दृष्टिकोण से आप जिस तरीके से झेल पाएंगे, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने झेला था। तो बेटा, नैतिकता से नीति शास्त्रीय होना इतनी आसान यात्रा नहीं है। और हम अपने आप को नैतिक डिसाइड करने का हर दिन हर सेकंड प्रयास करते हैं। अबे तू ना नैतिक है ना नीति शास्त्रीय, हमको बताओगे आ रहा है। इतना आसान होता, बस एक एग्जाम्पल है ना ध्यान में रखना। और कोई इंसान अगर तुम्हारे सामने अधिक नैतिक होने की कोशिश करता हो, ये केस स्टडी याद रखना है। और अधिक नैतिकता का भाषण ठोकने से तुम्हारा कुछ परिवर्तन हो गया, समाज का कुछ भला हो गया, 4 लोग तुमसे सुखी हो गए, ऐसा प्रभाव अगर दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर आप क्या है, नैतिक भी है और नीति शास्त्रीय भी है। इसका मतलब राजा राम मोहन राय का मूल स्वभाव क्या था, जो गलत है उसको गलत करने का, और ना केवल गलत कहने का, बल्कि गलत को दुनिया की नजर में, दुनिया के सामने लाकर उस गलती को न दोहराया जा सके, इसलिए ऐसा रेजिस्टेंट पर्दा बनाने का, आयरन कर्टेन जिसको कहते हैं, कि समाज का कोई भी सदस्य जो है उसके खिलाफ ना जा सके। तीसरा लाइन अंडरलाइन करवाया था इसके बाद, है ना, क्या लिखा, जिसके बाद में समाज के नीति शास्त्र को आकार, जिसने समाज के नीति शास्त्र को बाद में क्या दिया, आकार प्रदान किया। क्योंकि सती प्रथा अभी तक समाज में क्या थी, नैतिकता थी। क्योंकि स्त्रियों का चिता पर चढ़ना क्या था, पति के मरने के बाद उसका परम कर्तव्य था, है, परम कर्तव्य था। इसका मतलब ये नैतिक प्रथा थी। लेकिन राजा राम मोहन राय ने जब इनको कानून के माध्यम से बंद करवा दिया, अब ये नैतिक प्रथा किसमें कन्वर्ट हो गई, नीति शास्त्रीय समाज मान्य व्यवहार था भूतकाल। तो लिखा गया है, कुछ भी लिख दोगे क्या वे, इसीलिए यूपीएससी चाहता है कि 250 और 150 शब्दों में आप लिखें। कंसेप्ट समझ में आया होगा तो था लिखोगे, या है बराबर है कि नहीं ये लिखोगे, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो किसी कोचिंग क्लासेस का नोट्स लेकर आप एथिक्स को या किसी भी यूपीएससी के पैटर्न को नहीं समझ सकते। अब दोनों शब्दों में इतना उलझाव हो जाएगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवाया था 3 जगह पर है। तो राजा राम मोहन राय के इन्हीं प्रयासों के कारण पूर्व में जो सती प्रथा नैतिक मानक व्यवहार थी, आफ्टर 1826 जो है ये क्या हो गया, नीति शास्त्रीय नियम हो गया, जो वर्तमान में सर्व समाज में मान्यता प्राप्त है। कैसे मजा आ जाएगा है? तुम्ही तो राजा राममोहन रायांचे प्रयत्न जे आहे ना ते खूप छान होते, त्यांनी सती प्रथेचं काय केलं, उन्मूलन केलं, घंटा केलं, तुमको 0 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा नंबर। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तुम्हारा पेपर चेक करूं ना, मैं तो 0 नंबर भी ना दूं और माइनस में जाए तुम्हारा पेपर, और मैं विथ रीजन है ना यहाँ पर स्पष्ट करवा दूंगा आपको, लेकिन इतना र्यूडली मैं पेपर चेक नहीं करता। लेकिन जिस दिन कल पेपर होगा और आज मेरे पास आओगे, हाँ, तो फिर वहाँ पर भी कोई है ना आपको जो है बख्शूंगा नहीं, मैं तुमको सीधा बोल दूंगा मत जा भैया परीक्षा में। क्योंकि क्या करोगे, अपना मानसिकता खराब करने से बेटर है। ये 250 वर्ड्स देखता है तुम्हारे पेपर में, सबका उत्तर आज के लेक्चर में मिल गया होगा आपको। बस अब तुम डिसाइड करो कि मुझे 250 शब्दों में कैसे लिखना है। इसलिए मेरी क्लास में बैठना है, जहां जहां भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, और एक बार क्लास कर लो, दोबारा कभी जीवन में ना रिवाइज करने का जरूरत पड़ेगा और ना ही तुमको कैसे लिखा जाता है ये बार बार पूछने की जरूरत पड़ेगी। अब समझ में आ गया, विद प्रैक्टिकल समझा दिया। लेकिन ये मानसिकता बनाने के लिए पहले मुझे 7 घंटे के है ना ज़्यादा लेक्चर जो है लेने पड़े नैतिकता और नीति शास्त्र पर बात करने के लिए। आज तुम्हारी मानसिकता और है ना विचार प्रक्रिया उस लेवल पर आ गई कि मेरी कहीं बात आपकी खोपड़ी में घुस रही है। नहीं सर 15 लेक्चर मध्ये होईल नाही काय सर मग नीतिशास्त्र, है ना? अब क्या बोलूं, मन तो ऐसे करता है गच्ची दबाओ तुम्हारी, है ना? सामने वाला समझदार हो तो मैं तो 15 मिनट में समझा दूं, यही बात समझा नहीं थी मेरे को। अब जो लड़का उठ के आता है उसको पता ही नहीं, ना वो नीति शास्त्र समझता है ना नैतिकता समझता है। ऐसा बच्चा को अगर मैं 15 है ना लेक्चर में ख़त्म कर दूं, 20 लेक्चर में ख़त्म कर दूं, 40 लेक्चर में डिफाइन कर दूं, तो इसका मतलब है कि मुझे है ना गद्दार होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के साथ। तो तुम हो जाओ, मैं नहीं होता। मुझे जहाँ खुजली है वहाँ तो मैं बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इसके बगैर पास नहीं कर सकते। तो ये आजकल का धंधा हो गया कोचिंग वालों का, ये काम मत करो और तुम भी है ना मत करना। सेल्फ पढ़ ले भैया, एक अटेम्प्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस तरीके से समझ कर और बिल्कुल एक एक चीज़ को खोल कर देख कर पढ़ोगे तो फिर किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। इतना सोचोगे है ना तो रपार प्रपार प्रवाह के साथ भाषा भी आएगी और शब्द भी आएंगे। समझ ही नहीं आ रहा, नहीं तो फिर क्या मतलब, है ना? तो ये था आज का केस स्टडी। और अप्लाइड क्या होता है नीति शास्त्र और नैतिकता, तो 3 है ना स्टेटमेंट के ऊपर जो अंडरलाइन किया है, तो मैं दिखाने का प्रयास यही कर रहा था कि कंसेप्ट का प्रभाव जहाँ जहाँ केस स्टडी के साथ में बदलता है, वहाँ शाब्दिक रचना जो है लिखते समय कैसे बदलनी चाहिए, है? नहीं तो नैतिकता की जगह नीति शास्त्र लिखाते और नीति शास्त्र की जगह पर नैतिकता लिखाते, पूरा मीनिंग बदल जाता। इसलिए इवैल्यूएटर समझता है कि तुमको कंसेप्ट अब तक समझ में नहीं आया और पूरा घेर के जो है 0 नंबर देता है। कैसे कॉपी चेक करता है इवैल्यूएटर, यही तो हम कह रहे हैं। और आप लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, घंटा समझ में आया होगा तब तो ये एक लाइन में पकड़ में आ जाता है लड़का कि इसको नीति शास्त्र और नैतिकता के बीच का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। बस मैं यही देखूंगा तुम्हारी कॉपी में, और वो 20 साल से कॉपी चेक कर रहा है, वो पहली नजर डाल देता है तुम्हारी कॉपी पर। बेवकूफ का बच्चा है री, पहले ही प्रश्न के उत्तर में समझ जाता है वो कि तुम्हारी मानसिकता का लेवल क्या है, और वो डिसाइड कर लेता है कि इसको 10 में से मात्र 3-4 एवरेज से नंबर दो, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बाबू पहला क्वेश्चन बड़ी सोच समझ कर लिखना। और इसमें भी कुछ लोग जो है बड़ा चैप्टर की करते थे पहले के जमाने में, मालूम
तो जिस प्रश्न का उत्तर हमारे जैसे बेवकूफ समझाते थे ना तुमको, है कि जिस प्रश्न का उत्तर तुमको अच्छा आता है ना वो पहले अच्छे से लिख देना। 4-5 प्रश्नों का उत्तर जो है ना, लगातार अच्छे से जो भी 4-5 सब्जेक्ट, अब 20 क्वेश्चन लिखने आपने, 4-5 तो आती है आपको अच्छे से, और जो नहीं आते उसको पहले कैटेगरी डिसाइड कर लो, जो नहीं आते फिर उसको सबसे पीछे रखना, जो ठीक ठाक थोड़ा फार लिख सकते उसको बीच में डालना। अब यूपीएससी ने खेल कर दिया, ऊपर प्रश्न, बीच में गैप, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न और फिर चौथा प्रश्न। अब कब भागेगा तुम? अब कब भागोगे? और पहला प्रश्न नहीं लिखोगे और डायरेक्ट जो 7वां प्रश्न लिखोगे तो बोलेगा यू ना, तो यू लेटर समझ जाएगा कि तुझे बेटा है, तो ये काम मत करना। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया, अब आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब कैसे फंसाया? इसलिए अब आप ये पूरे यूपीएससी का कोई भी सिलेबस नहीं छोड़ सकते। पहले लोग सिलेक्टिव हो जाकर जो टॉप करते थे, आज नहीं हो सकते। इसलिए सारे के सारे जीएस में सब कंपलसरी कर दिया, और इवन ऑप्शनल में भी कर दिया। ऑप्शनल में भी तुमको क्या लगता है, ऊपर से दिखाया है 8 में से तुमको 3 क्वेश्चन करना है। अरे बेवकूफ़ आदमी, पेपर 1 में जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं आपने, शॉर्ट नोट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, और इसी में क्वेश्चन नंबर 5 अगेन क्या है, कंपलसरी है। अब इसमें भी 5 हैं, 10 तो यही हो गया कंपलसरी। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसका नंबर ज्यादा है, मतलब है ना, जिसका क्वांटिटी देखो 10 नंबर, 2 ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है लेकिन प्रश्नों की संख्या 10 है। अब ये हो गए 10। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से या तो 2 करे या फिर 1 करे, समझ में आ रहा है। तो 1 किया आपने, मान लीजिए 10 और 1 11 हो गया, और यही रिपीटेशन होता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना। तो 5 5 10 हो गया, इधर से 2 करोगे तो 12 हो गया, इधर से 1 करना पड़ेगा। 13 क्वेश्चनों का जवाब लिखना है, और 13 ही का तुमको सेकंड पेपर में है ना करना है। और लिखा गया है किन्हीं 8 में से 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब 13 संख्या है 5 प्रश्न होते तो कम से कम जो 5 टॉपिक सिलेक्ट करवाता। अब 13 प्रश्न है और इसमें टॉपिक की संख्या ही 13 है, उससे भी कम है। ज्योग्राफी का पहला पेपर में कितने टॉपिक है भाई? 10। प्रश्न कितने पूछा रहा? 13। ज्योग्राफी के सेकंड पेपर में कितने टॉपिक पढ़ने रहे? 10। क्वेश्चन कितने हैं रे? 13। अब क्या करें? ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, समझदार हो, अच्छी खानदान से बिलोंग करते हो, फिर भी मस्तक गहान रखा है क्या? ये समझ में नहीं आता क्या है? और इसीलिए मैं पहले दिन से कहता हूँ सिलेबस देख ले, पेपर देख ले। क्यों कहते हैं? ताकि लगभग 80% चीजें आप अपने से समझ जाओ और अपनी ही से क्वेश्चन को क्रिएट करके मेरे पास आओ, फिर उसका समाधान हम बताएंगे आपको। जैसे अभी बताया मैंने है कि गोडसे ने ही गांधी को क्यों मारा, क्योंकि गोडसे जैसी विचारधारा के तो बहुत सारे थे। यह सवाल तो तभी पड़ेगा आपको जब आप सोचते होंगे। सोचा करो जरा, है ना, और अपने से सोचने समझने की क्षमता को विकसित करेंगे तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आपके आंखों के सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है तो चलिए बाकी चीज़ें देखेंगे कल। क्लियर हो गया सबको, है ना।